लोकसभा चुनाव के पहले चरण का मतदान हो गया और वोटिंग का ट्रेंड भी सामने आ गया है। पिछले चुनाव के मुकाबले इस बार वोटिंग कुछ कम हुई है। उत्तर प्रदेश से लेकर बिहार तक वोट घटा है। पिछले चुनाव के मुकाबले इस बार करीब 7% वोट कम पड़ा है। ऐसे में किसे नुकसान है और किसे फायदा पहुंचा है? मुस्लिम सीट पर वोट का पैटर्न क्या रहा है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पास फर्स्ट फेज के इंटरनल असेसमेंट की रिपोर्ट आ चुकी है। उस रिपोर्ट में ऐसा क्या है कि मोदी ने पहले फेज में ही बीजेपी की परफॉर्मेंस को एक्सीलेंट कह दिया है। रिपोर्ट कार्ड के हिसाब से बात करूं तो एक्सीलेंट का मतलब होता है 75%, यानी कि फर्स्ट डिवीजन से भी ऊपर। ये तो डिस्टिंक्शन जैसा है। तो क्या पहले फेज में बीजेपी क्लीन स्वीप करने जा रही है? सबसे पहले आपको सुनाते हैं मोदी ने किन रिपोर्ट्स के बेस पर यह कहा कि पहले चरण में एनडीए के पक्ष में एक तरफा मतदान हुआ। कल देश में पहले चरण का मतदान संपन्न हुआ है। मैं वोटिंग करने वाले सभी लोगों को और विशेषकर हमारे फर्स्ट टाइम वोटर्स को बहुत बहुत बधाई देता हूं और उनका आभार भी व्यक्त करता हूं। मतदान के बाद अलग अलग लोगों ने बूथ लेवल तक का जो एनालिसिस किया और जो जानकारियां मिल रही है उसे विश्वास पक्का हो रहा है कि पहले चरण में एनडीए के पक्ष में एक तरफा मतदान हुआ है। लेकिन मैं देशवासियों से आग्रह करूंगा, एनडीए की जीत आप पक्की कर रहे हैं, मैं सर झुकाकर आपका आभार व्यक्त करता हूं। लेकिन जो लोग मतदान नहीं करे रहे पहले चरण में, लोकतंत्र की ये सबसे बड़ी ताकत होता है। आप किसी को भी वोट दें, लेकिन वोट जरूर दें। वोटिंग के बाद बूथ से मोदी के पास ऐसी कौन सी रिपोर्ट पहुंची है? उन्हें क्या इंफॉर्मेशन मिली है कि वो इस फेज को एक्सीलेंट कह रहे हैं, जबकि पहला फेज ही बीजेपी के लिए, एनडीए के लिए सबसे मुश्किल और टफ फेज कहा जा रहा था। पहले चरण में वोट परसेंट का घटना क्या ये बता रहा है कि इस बार का चुनाव एक तरफा है? क्या नरेंद्र मोदी का विरोध करने वाले ज्यादातर वोटर घर से निकले ही नहीं? सवाल ये भी, या फिर मोदी के समर्थकों को यह लगा कि चुनाव तो मोदी ही जीतेंगे, इसलिए वो घर से नहीं निकले। दोनों ही सूरत में फर्स्ट फेज बड़ा ही इंटरेस्टिंग नजर आ रहा है। और ऐसा क्यों है, इसके लिए मैं आपको पहले फेज का वोटिंग का एक ट्रेंड दिखाती हूं, जिससे आपका कॉन्सेप्ट और क्लियर होगा। जिन सीटों पर जबरदस्त फाइट हुई है, वहां भी इस बार 2019 के मुकाबले कम वोटिंग हुई है। आप उत्तर प्रदेश की 8 सीटों की बात कर लें। जिन 8 सीटों पर, यानी 80 में से जिन 8 सीटों पर पिछले चुनाव के मुकाबले यहां पर मतदान हुआ, ये मतदान का प्रतिशत कम दिखाई दिया। यानी कि जब साल 2019 की बात करें तो यहां पर 66.15% वोट पड़ा, लेकिन इस बार आप देखें 2024 में ये 60.25% हो गया, यानी कि सीधे सीधे 6% का घटाव आ गया। इन 8 सीटों में से 7 सीट वो हैं जो कि मुस्लिम डोमिनेंस वाली सीट है। यहाँ पर मुस्लिम वोटर्स 40% से ज्यादा हैं। सवाल ये है कि क्या मुस्लिम वोटर अपने घर से निकले ही नहीं? उत्तर प्रदेश की 8 सीटों पर कहां कितनी वोटिंग हुई, कितनी कम होती चली गई, ये आपको सिलसिलेवार तरीके से दिखाती हूँ। एक एक क्षेत्र आपके सामने रखती हूँ। और सबसे पहले बात आजम खान के घर रामपुर। रामपुर का हाल देखिए। रामपुर में 51% मुसलमान वोटर हैं। यहां पर पिछले चुनाव के मुकाबले 9% वोट घटा है। रामपुर में पिछली बार करीब 63.17% जब वोट पड़ा, इस बार ये घटकर 54.77% हो गया। अब रामपुर में वोट क्यों घटा? क्या जेल में बंद आजम खान की नाराजगी समाजवादी पार्टी के कैंडिडेट पर भारी पड़ गई?
आजम के समर्थकों ने चुनाव के बहिष्कार का जो ऐलान किया था, इसकी वजह से क्या वोट परसेंटेज पर असर पड़ा? और अगर वाकई ऐसा हुआ है तब तो इंडिया अलायंस की लुटिया रामपुर में डूब गई। आजम खान के असर वाली एक और मुस्लिम सीट की बात कर लेते हैं, वो है मुरादाबाद। मुरादाबाद में 46% मुसलमान वोटर्स है, लेकिन यहां भी 2019 के मुकाबले 5% कम वोटिंग हुई है। इस सीट पर अखिलेश यादव ने मौजूदा मुस्लिम सांसद एसटी हसन का टिकट काटकर आजम खान की करीबी रुचि वीरा को कैंडिडेट बनाया था। इसे लेकर एसटी हसन के समर्थकों में बड़ी नाराजगी थी। एसटी हसन तक का भी बयान हमने आपको सुनाया था। उन्होंने कहा था कि देखिए, हम तो प्रचार करने नहीं निकलेंगे। जब एसटी हसन ने कह दिया तो उनके समर्थक क्यों प्रचार करने के लिए निकलते? और क्या इसी का फायदा बीजेपी को मिल गया? बीजेपी के सर्वेश सिंह जो कि यहां से चुनाव मैदान में हैं, क्या उनकी नैया पार लग गई? क्योंकि कुछ ऐसा ही हाल सहारनपुर की भी तस्वीर का है। सहारनपुर आप देखें, यहाँ पर 41% मुसलमान हैं। सहारनपुर सीट से विवादित बयानबाजी के लिए मशहूर इमरान मसूद कांग्रेस की ओर से मैदान में है, इंडिया अलायंस के उम्मीदवार हैं, जबकि बीजेपी से राघव लखनपाल और बीएसपी से माजिद अली के बीच में मुकाबला है। 2019 के चुनाव में यहां पर 70% से ज्यादा वोट पड़ा था। ये देखिए, 70.83% वोट यहां पर 2019 में पड़ा, लेकिन इस बार ये 5% घट गया। इस बार 2024 के चुनाव में 65.95% वोट यहां पर रिकॉर्ड किया गया। अब ये ट्रेंड क्या बताता है? यूपी की एक और मुस्लिम बहुल सीट की बात कर लें। ये सीट है कैराना। कैराना में करीब 42% मुस्लिम वोट हैं, लेकिन इस बार यहां पर भी वोट प्रतिशत घट गया। 2019 के चुनाव में 67.44% वोट पड़ा था यहां पर, लेकिन इस बार ये 6% घटकर 61.17% वोट तक सिमट कर रह गया। मुजफ्फरनगर एक और जबरदस्त फाइट वाली सीट है। 40% मुस्लिम वोटर्स वाली सीट पर 2019 के मुकाबले 9% कम वोट पड़ा है। यहां पर बीजेपी के संजीव बालियान, समाजवादी पार्टी की तरफ से हरेंद्र मलिक और बसपा के दारा सिंह प्रजापति के बीच में कॉन्टेस्ट था। अब सवाल यह है कि जो वोट घटा उससे किसे नुकसान हुआ, किसे कितना फायदा हुआ? कम वोटिंग की वजह कहीं ठाकुरों की नाराजगी है या फिर मुस्लिम वोटर्स का बूथ पर ना पहुंचना है? इन दोनों में से कोई भी कारण हो सकता है। यूपी ही नहीं, बिहार में भी अगर बात करें तो बिहार भी इस बार फर्स्ट फेज का वोटिंग टर्न आउट कोई बहुत ज्यादा उत्साहजनक नहीं रहा, बहुत कम रहा। बिहार में पहले चरण की बात कर लें तो 48.88% वोट पड़ा, तकरीबन 50 के आसपास वोट पड़ा। तो पिछले चुनाव के मुकाबले ये 5% कम रहा। जरा ये आंकड़ा देख लीजिए आपके सामने। बिहार के जिन 4 सीटों की हम बात कर रहे हैं, उन 4 सीटों में आप देखिए वोट प्रतिशत कितना घटा। औरंगाबाद, गया, नवादा और जमुई 2019 में जहां 53.64% वोट पड़ा, ये 2024 में घट गया 2% तक। वहीं अगली सीट यानी कि गया की बात करें तो यहां पर तो 10% घटा है। बात अगर अगले इलाके की नवादा और जमुई की करें तो यहां पर भी 6% और 4% वोट घटा है। पश्चिम बंगाल की भी तस्वीर एक बार आप देख लें। वोट प्रतिशत यहां पर कम जरूर हुआ, लेकिन जो ट्रेंड सामने आया उससे लेकर बीजेपी के खेमे में बड़ा उत्साह है और उसके पीछे कारण है। पश्चिम बंगाल की 3 सीटों पर 2019 के मुकाबले 4% वोट कम पड़ा है। पश्चिम बंगाल की जिन 3 सीटों पर वोटिंग हुई उसमें कूच बिहार में 81% ज्यादा, जी हाँ 81% से ज्यादा मतदान हुआ। पिछली बार के मुकाबले कम है, लेकिन अगर उत्तर प्रदेश से आप या बिहार से कंपैरिजन करेंगे तो 81.46% जबरदस्त वोटिंग हुई है। अलीपुरद्वार में 77% से ज्यादा, जलपाईगुड़ी में 82% से ज्यादा वोट रिकॉर्ड किए गए हैं। और पश्चिम बंगाल के अगर वोटिंग ट्रेंड की हम बात करें तो जितने ज्यादा मतदाता अपने घर से बाहर निकले, कहा यह जा रहा है ये ममता बनर्जी की मुश्किलें बढ़ाने वाला ट्रेंड रहा है। पश्चिम बंगाल से लेकर उत्तर प्रदेश तक वोट परसेंटेज भले ही कम हुआ हो, लेकिन जो रिपोर्ट मोदी तक पहुंची है उससे लेकर वो बड़े कॉन्फिडेंट हैं। और मोदी ऐसे ही नहीं इस वोटिंग ट्रेंड को एक्सीलेंट बता रहे हैं, उनके पास इसका एक मजबूत आधार है। दरअसल बूथ से लेकर टॉप लेवल तक, यानी ये देखिए पन्ना प्रमुख और राष्ट्रीय अध्यक्ष, ये पूरा एक बूथ मैनेजमेंट है। बीजेपी का ये इतना स्ट्रांग मैनेजमेंट है कि वोटिंग खत्म होने के कुछ ही देर के बाद मोदी तक पूरी रिपोर्ट पहुंच जाती है और हर एक सीट की रिपोर्ट पहुंच जाती है।
पन्ना प्रमुख बता देते हैं कि कौन सी सीट हम जीत रहे हैं और कौन सी सीट हम हार रहे हैं या कौन सी सीट पर कांटे का मुकाबला है। आप देखिए, पन्ना प्रमुख के ऊपर बूथ अध्यक्ष के ऊपर शक्ति केंद्र, उसके ऊपर मंडल अध्यक्ष, फिर जिला अध्यक्ष, फिर प्रदेश अध्यक्ष के ऊपर राष्ट्रीय अध्यक्ष। एक पूरा सिलसिला है, ये पूरी एक कड़ी है जो ये रिपोर्ट पहुंचाती है। बीजेपी में ऊपर से निचले लेवल तक काम किया जाता है। राष्ट्रीय अध्यक्ष सभी प्रदेशों की मॉनिटरिंग करते हैं, प्रदेश अध्यक्ष सभी जिलों की मॉनिटरिंग करते हैं, जिला अध्यक्ष मंडल की मॉनिटरिंग करते हैं, तो मंडल अध्यक्ष का काम बूथ की मॉनिटरिंग करने का है। उनके नीचे शक्ति केंद्र हैं, जिसके नीचे बूथ अध्यक्ष है और उसके नीचे हर बूथ पर पन्ना प्रमुख होते हैं। पन्ना प्रमुख बूथ अध्यक्ष को अपनी रिपोर्ट सौंपते हैं। बूथ समितियां शक्ति केंद्र को रिपोर्ट करती हैं। शक्ति केंद्र से मंडल प्रमुखों को रिपोर्ट भेजी जाती है और मंडल से जिला अध्यक्ष को रिपोर्ट बढ़ाई जाती है। जिला अध्यक्ष से प्रदेश संगठन को रिपोर्ट आती है, तो हर बूथ की मॉनिटरिंग और रिपोर्ट राष्ट्रीय अध्यक्ष तक पहुंचाई जाती है। देखिए, इस तरीके से हर बूथ की मॉनिटरिंग की जाती है। कौन से बूथ पे कितना मतदान हुआ है, किसके लिए लोगों के अंदर उत्साह ज्यादा है, ये पता चलता है। बीजेपी का पन्ना प्रमुख डोर टू डोर वोटर से जुड़ा हुआ रहता है। बीजेपी के हर एक बूथ पर, ये देखिए, पूरा देखिए, हर बूथ पर 800 से 900 लोग रहते हैं। एवरी बूथ, आप समझिए कितनी बड़ी पार्टी है, इसके काम करने का तरीका किसी मल्टीनेशनल कंपनी के जैसा है। 800 से 900 लोग बूथ पर रहते हैं। बूथ की एक लिस्ट में 20 से 30 पन्ना होते हैं और एक बूथ पर 25 से 30 पन्ना प्रमुख होते हैं। पन्ना प्रमुख के अंडर 29 लोग काम करते हैं और एक पन्ना प्रमुख के एरिया में 5 से 6 परिवार होते हैं। यानी कि परिवार के एक एक सदस्य तक बीजेपी की पहुंच है कि किसने कहां वोट दिया या कहां वोट नहीं दिया। पन्ना प्रमुख इसका पूरा हिसाब रखता है और वोटिंग के बाद फौरन रिपोर्ट ऊपर की तरफ बढ़ा देता है। एक बार बीजेपी के पक्ष में ये बात जाती है कि कम वोटिंग की वजह से अगर लोकल वजह की कारण रहे हैं और इसलिए वोटिंग कम हुई है, तो बीजेपी के लिए ये बात खतरनाक नहीं है। लेकिन एंटी इनकम्बेंसी की वजह से अगर वोटिंग कम हुई है, अगर कारण ये है कि कोई एंटी इनकम्बेंसी है और इसलिए लोग कम निकले हैं वोट करने के लिए, तो फिर मामला खतरनाक हो सकता है।